आज हम हरिशंकर परसाई जी द्वारा लिखी गई कहानी भेड़ें और भेड़िए पढ़ेंगे। इस कहानी के द्वारा लेखक ने प्रजातंत्र में उपस्थित उन झूठे, धोखेबाज, ढोंगी नेताओं और उनके चमचों पर व्यंग्य किया है जो अपने स्वार्थ के लिए, अपने फायदे के लिए चालाकी करके मासूम और भोली भाली जनता को बेवकूफ़ बनाते हैं। आइए कहानी के पात्रों के बारे में जान लेते हैं। यहाँ भेड़ें भोली भाली और मासूम जनता का प्रतीक हैं, मतलब भोली भाली और मासूम जनता को रिप्रेजेंट करती हैं। भेड़िया समाज में उन नेताओं को रिप्रेजेंट कर रहा है, उन नेताओं का प्रतीक है जो भोली भाली जनता को अपने झूठ के जाल में फंसाकर अपना फ़ायदा निकालते हैं। बूढ़ा सियार ये नेताओं के चमचों का प्रतीक है जो उनके आसपास घूमते रहते हैं। पीला सियार ये हमारे समाज में उन विद्वान, विचारक, कवि, लेखक के प्रतीक हैं जो अपने फायदे के लिए बुरे नेताओं के साथ मिलकर झूठ बोलते हैं। नीला सियार ये उन नेता और पत्रकार का प्रतीक है जो नेताओं के साथ मिलकर अपने फायदे के लिए झूठ बोलते हैं। हरा सियार ये उन धर्मगुरु के प्रतीक हैं, उन धर्मगुरु को रिप्रेजेंट करते हैं जो अपने फायदे के लिए बुरे नेताओं के साथ मिलकर झूठ बोलते हैं, भ्रष्ट नेताओं के साथ मिलकर उनके गलत कामों में उनकी मदद करते हैं। तो आइए कहानी पढ़ना शुरू करते हैं। एक बार एक वन के पशुओं को ऐसा लगा कि वे सभ्यता के उस स्तर पर पहुंच गए हैं जहां उन्हें एक अच्छी शासन व्यवस्था अपनानी चाहिए, और एक मत से यह तय हो गया कि वन प्रदेश में प्रजातंत्र की स्थापना हो। पशु समाज में इस क्रांतिकारी परिवर्तन से हर्ष की लहर दौड़ गई कि सुख, समृद्धि और सुरक्षा का स्वर्ण युग अब आया और वह आया। तो एक बार एक जंगल के एनिमल्स को, एक वन के पशुओं को ऐसा लगा कि वो इतने सिविलाइज्ड हो चुके हैं, इस लेवल पर पहुंच गए हैं कि अब उनको एक अच्छे एडमिनिस्ट्रेशन की ज़रूरत है, एक अच्छी गवर्नमेंट की ज़रूरत है जो कि कानून बना सके। और एक मत से यह तय हो गया कि वन प्रदेश में प्रजातंत्र की स्थापना हो। तो अब सबने ये मिलकर यह राय ली कि अब वन प्रदेश में डेमोक्रेसी आए, मतलब यहाँ पर जनता द्वारा चुने गए प्रतिनिधियों का शासन हो। पशु समाज में इस क्रांतिकारी परिवर्तन से हर्ष की लहर दौड़ गई। हर्ष मतलब खुशी। तो अब पशु समाज को यह लगा कि अब एक रेवोल्यूशनरी चेंज आने वाला है और अब प्रॉस्पेरिटी के और सेफ्टी के दिन आने वाले हैं और सुरक्षा भी अच्छी होगी उनकी। तो उनको लगा कि अब एक स्वर्ण युग आने वाला है, एक अच्छा समय आने वाला है। जिस वन प्रदेश में हमारी कहानी के चरण धरे हैं उसमें भेड़ें बहुत थीं, निहायत नेक, ईमानदार, कोमल, विनयी, दयालु, निर्दोष पशु जो घास तक को फूंक फूंक कर खाता है। तब ये बताया गया है कि हमारी कहानी जो लिखी गई है वो एक वन के पशुओं के बारे में लिखी गई है। इस वन में भेड़ें बहुत थीं, मतलब यहाँ पर शीप बहुत थे। और भेड़ें कैसी थीं? वो बहुत ही काइंड थीं, ईमानदार थीं, पोलाइट थीं, जो कि घास तक को खाने के लिए सोचती थीं कि अगर वो घास भी खा रहे हैं तो किसी दूसरे जीव जंतु को हानि ना पहुँचे, किसी को नुकसान ना पहुँचे। यहाँ भेड़ें भोली भाली जनता को रिप्रेजेंट कर रही हैं हमारी। भेड़ों ने सोचा कि अब हमारा
भय दूर हो जाएगा, कि अब हमारा डर तो दूर हो जाएगा। हम अपने प्रतिनिधियों से कानून बनवाएंगे कि कोई जीवधारी किसी को ना सताए, ना मारे, सब जिए और जीने दें। शांति, स्नेह, बंधुत्व और सहयोग पर समाज आधारित हो। तो अब भेड़ों का जो डर था दूसरे जानवरों से, जैसे भेड़िए से, तो उनको लगा कि अब उनका डर ये दूर हो जाएगा, क्योंकि भेड़ों की संख्या बहुत अधिक थी। तो उन्होंने सोचा हम अपने रिप्रेजेंटेटिव से ऐसा लॉ बनवाएंगे, ऐसा कानून बनवाएंगे कि कोई किसी को ना मारे, कोई किसी को ना सताए, सब जिए और जीने दें, एक दूसरे के साथ प्यार से और एक दूसरे की हेल्प कर कर रहें अच्छे से। इधर भेड़ियों ने सोचा कि हमारा अब संकट काल आया। भेड़ों की संख्या इतनी अधिक है कि पंचायत में उनका ही बहुमत होगा, और अगर उन्होंने कानून बना दिया कि कोई पशु किसी को ना मारे तो हम खाएंगे क्या? क्या हमें घास चरना सीखना पड़ेगा? अब यहाँ पर जो भेड़िए हैं वो किसको रिप्रेजेंट कर रहे हैं? भ्रष्ट नेताओं को रिप्रेजेंट कर रहे हैं। तो अब जो भेड़िए हैं वो सोच रहे हैं अब तो उनका मुसीबत का समय आया, अब संकट काल आया, क्योंकि भेड़ों की संख्या इतनी अधिक है, भेड़ें मेजॉरिटी में हैं, तो पंचायत में उनका ही बहुमत होगा, मतलब वो जीत जाएंगी, और फिर वो अपने ही द्वारा एक रिप्रेजेंटेटिव को चुन लेंगी, और फिर कानून उन्हीं के द्वारा बना दिया जाएगा कि कोई किसी को ना मारे। अब क्योंकि जो भेड़िए हैं वो तो भेड़ों को मार कर खाते हैं, तो अब उन्हें लगा कि अगर ये कानून बन गया कि कोई किसी को ना मारे तो फिर हम खाएंगे क्या? तो भेड़िया कह रहा है कि क्या हमें घास चरना सीखना पड़ेगा, मतलब क्या अब हमको घास खानी पड़ेगी? ज्यों ज्यों चुनाव समीप आता, भेड़ों का उल्लास बढ़ता जाता। ज्यों ज्यों चुनाव समीप आता, भेड़ियों का दिल बैठता जाता। अब यहाँ पर दोनों के मन की दशा बताई गई है कि उनकी क्या कंडीशन है। अब जैसे जैसे इलेक्शन का टाइम नियर आ रहा था, पास आ रहा था, तो भेड़ें तो बहुत खुश हो रही थी, लेकिन जैसे जैसे चुनाव का समय पास आ रहा था, जो भेड़िए थे उनका दिल बैठता जाता, मतलब उनके मन में एक घबराहट थी, उनके मन में एक चिंता थी। एक दिन बूढ़े सियार ने भेड़िए से कहा, मालिक, आजकल आप बड़े उदास रहते हैं। अब यहाँ पर बूढ़ा सियार किसको रिप्रेजेंट कर रहा है? जो भ्रष्ट नेताओं के आसपास जो उनके चमचे घूमते रहते हैं उसको रिप्रेजेंट कर रहा है, उसका प्रतीक है। तो बूढ़े सियार ने जाकर भेड़िए से पूछा कि मालिक, आजकल आप बड़े उदास रहते हैं, मतलब आप इतने सैड क्यों रहते हैं? अब हर भेड़िए के आसपास 2-4 सियार रहते ही हैं। तो यहाँ पर लेखक ये बताना चाह रहे हैं कि जैसे हर नेता के आसपास उनके चापलूसी करने के लिए, उनकी बड़ाई करने के लिए, उनकी झूठी बड़ाई करने के लिए 2-4 उनके जो चमचे होते हैं, जो चापलूस होते हैं, वो घूमते ही रहते हैं। तो इसी तरह जो यहाँ पर सियार हैं वो किसको रिप्रेजेंट कर रहे हैं? जो नेताओं के आसपास घूमने वाले उनके चमचे हैं, उनको रिप्रेजेंट कर रहे हैं। तो यहाँ पर ये कहा है कि हर भेड़े के आसपास 2-4 सियार रहते ही हैं। जब भेड़िया अपना शिकार खा लेता है तब ये सियार हड्डियों में लगे मांस को कुतर कर खाते हैं और हड्डियाँ चूसते रहते हैं। ये भेड़िए के आसपास दुम हिलाते चलते हैं, उसकी सेवा करते हैं और मौके बेमौके हुआ हुआ चिल्लाकर उसकी जय बोलते हैं। तो अब बताया जा रहा है कि जिस प्रकार जब नेता को अपना जब फ़ायदा पूरा हो जाता है तो वह उसमें से कुछ अंश, कुछ पार्ट अपने चमचों को भी दे देता है, उसका भी फ़ायदा हो जाता है। तो यहाँ पर इसी तरह क्या हो रहा है, लिखा गया है, जब भेड़िया अपना शिकार खा लेता है तब ये सियार हड्डियों में लगे मांस को कुतर कर खाते हैं।
तो उसके बाद जो हड्डियों में थोड़ा फ्लैश लगा रह जाता है, ये सियार उसको खाते हैं और हड्डियां चूसते रहते हैं। ये भेड़िया के आसपास दुम हिलाते चलते हैं, मतलब उनकी चमचागिरी करते हैं, उनकी सेवा करते हैं और मौके बेमौके हुआ हुआ चिल्लाकर उनकी जय बोलते हैं और बेवजह ही उनकी बड़ाई करते रहते हैं, उनकी चापलूसी करते रहते हैं, उनके आसपास घूमते रहते हैं। तो बूढ़े सियार ने बड़ी गंभीरता से पूछा, महाराज, आपके मुखचंद्र पर चिंता के मेघ क्यों छाए हैं? तो अब बूढ़े सियार ने किससे पूछा? भेड़िए से पूछा। जो बूढ़ा सियार है वो भेड़िए को महाराज कहकर बुला रहा है, कह रहा है कि महाराज, आपके यहाँ पर किसके लिए आया है? भेड़िए के लिए। आपके मुख चंद्र पर, मतलब इतने सुंदर चेहरे पर आपके चिंता के मेघ क्यों छाए हैं, मतलब क्यों परेशानी दिख रही है? खैर, भेड़िए ने कहा, तुझे क्या मालूम नहीं है कि वन प्रदेश में नई सरकार बनने वाली है? हमारा राज तो अब गया। तो अब भेड़िए ने बूढ़े सियार से कहा कि क्या तुझे मालूम नहीं है? तुझे यहाँ पर किसके लिए आया है? बूढ़े सियार के लिए। तो अब भेड़िया बूढ़े सियार से कह रहा है, क्या तुमको मालूम नहीं है कि वन प्रदेश में अब नई गवर्नमेंट बनने वाली है? हमारा जो रूल है, हमारा जो शासन है, वो अब गया, अब हमारी नहीं चलेगी। सियार ने दांत निपोर कर कहा, हम क्या जाने महाराज, हमारे तो आप ही माई बाप हैं, हम तो कोई और सरकार नहीं जानते। आपका दिया खाते हैं, आपके गुण गाते हैं। अब सियार ने भेड़िए से दांत निपोर कर कहा, मतलब उसने एक चापलूसी भरे स्वर में कहा कि हम क्या जाने महाराज, हमारे तो आप ही मालिक हैं। माई बाप मतलब हमारे तो आप ही मालिक हैं, हम तो बस आपके नौकर हैं। जो आप कहते हैं वो हम करते हैं और आपके गुण गाते हैं, मतलब आपकी बड़ाई करते हैं। भेड़िए ने कहा, मगर अब समय ऐसा आ रहा है कि सूखी हड्डियां भी चबाने को नहीं मिलेंगी, मतलब थोड़ा बहुत भी फायदा नहीं होने वाला हमको। सियार सब जानता था, मगर जानकर भी न जानने का नाटक करना न आता तो सियार शेर न हो गया होता। तो अब कहा जा रहा है कि जिस तरह से जो चापलूस होते हैं उनको अपने जो नेता होते हैं उनके बारे में पता तो रहता ही है, लेकिन फिर भी वो नाटक करते हैं। तो यहाँ बताया जा रहा है कि सियार को सब कुछ मालूम था, लेकिन वह फिर भी ऐसा प्रेटेंड कर रहा था जैसे उसे कुछ पता ही नहीं। तो सियार शेर ना हो गया होता। जैसे जो शेर होता है वो जैसा होता है वो वैसा ही होता है, मतलब वो प्रेटेंड नहीं करता, वो नाटक नहीं करता, वो किसी से डरता नहीं है। तो यही कहा गया है कि जो सियार है यहाँ पर, ये शेर ना हो गया होता, मतलब सियार की तो नाटक करने की आदत होती है। आखिर भेड़िए ने वन प्रदेश की पंचायत के चुनाव की बात बूढ़े सियार को समझाई और बड़े गिरे मन से कहा, चुनाव अब पास आता जा रहा है, अब यहाँ से भागने के सिवा कोई चारा नहीं, पर जाएं भी कहाँ। तो अब फिर भी जो भेड़िया था उसने बूढ़े सियार को इलेक्शन की बात बताई। उसने बहुत गिरे मन से, मतलब बहुत दुखी मन से कहा कि अब जो इलेक्शन है वो अब पास आते जा रहे हैं और अब उनको यहाँ से भागने के सिवा और कोई रास्ता नहीं है। लेकिन अब वो ये भी कह रहा है कि आखिर अगर वो जाए भी यहाँ से तो कहाँ जाए। सियार ने कहा, मालिक, सर्कस में भर्ती हो जाइए। तो उसने कहा कि सर्कस में अब आप चले जाइए। भेड़िए ने कहा, अरे वहाँ भी शेर और रीछ को तो ले लेते हैं, पर हम इतने बदनाम हैं कि हमें वहाँ भी कोई नहीं पूछता। तो वो कह रहा है कि अब तो सर्कस में भी हमें कोई नहीं लेगा क्योंकि हम लोग बहुत बदनाम हैं, मतलब हमारा बहुत बुरा नाम है। तो सियार ने खूब सोचकर कहा,
अजायब घर में चले जाइए। अजायब घर मतलब म्यूज़ियम। तो अब बूढ़े सियार ने भेड़िए से कहा, तो मालिक एक काम करिए, तो आप म्यूज़ियम चले जाइए, अजायब घर में चले जाइए। भेड़िए ने कहा, अरे वहाँ भी जगह नहीं है, सुना है वहाँ तो आदमी रखे जाने लगे हैं। तो इस पर भेड़िए ने कहा कि अब तो वहाँ भी जगह नहीं बची हुई है, सुना है कि वहाँ तो आदमी रखे जाने लगे हैं। जैसे कि आपने म्यूज़ियम में देखा होगा कि वैक्स के, ह्यूमन बींग्स के वैक्स के स्टेच्यूज़ रखे रहते हैं, तो वो यही बता रहा है कि वहाँ तो आदमी रखे जाने लगे हैं। बूढ़ा सियार अब ध्यान मग्न हो गया, मतलब अब बूढ़ा सियार सोचने लगा। उसने एक आंख बंद की, नीचे के होठ को ऊपर के दांत से दबाया और एक टक आकाश की तरफ देखने लगा। फिर बोला, बस सब समझ में आ गया मालिक, अगर पंचायत में आप भेड़िया जाति का बहुमत हो जाए तो अब काफ़ी देर सोचने के बाद बूढ़े सियार ने भेड़िए से कहा कि अगर इलेक्शन हो और अगर पंचायत में भेड़िया जाति का मेजॉरिटी हो जाए, भेड़िया जाति की मेजॉरिटी हो जाए, बहुमत हो जाए, तो कैसा रहेगा। भेड़िया चिढ़कर बोला, कहाँ की आसमानी बातें करता है, अरे हमारी जाति कुल 10% है और भेड़े तथा अन्य छोटे पशु 90%। अब बूढ़े सियार की बात सुनकर भेड़िया एकदम चिढ़ गया, क्योंकि उसको लगा कि जो ये बूढ़ा सियार बात कह रहा है ये तो पॉसिबल ही नहीं है। तो उससे कहता है, कहाँ की आसमानी बातें करता है, मतलब ये कहाँ की कल्पना भरी बातें कर रहा है, कहाँ के ख्याली पुलाव बना रहा है, जो चीज़ हो ही नहीं सकती है उसके बारे में ऐसे क्यों सोच रहा है, ऐसे क्या बता रहा है ये। अब फिर भेड़िया आगे बताता है बूढ़े सियार को कि हमारी जाति, मतलब जो भेड़िया जाति है ये कुल 10% है, मतलब ये जो भेड़िया जाति है ये सिर्फ 10% है और भेड़ें तथा अन्य छोटे पशु 90%। और जो शीप हैं, जो भेड़ हैं और जो दूसरे छोटे एनिमल्स हैं उनकी परसेंटेज कितनी है, 90% है। आगे भेड़िया कहता है, भला वे हमें काहे को चुनेंगे, कि आखिर वो हमको क्यों इलेक्ट करना चाहेंगे। अरे कहीं ज़िंदगी अपने को मौत के हाथ सौंप सकती है। तो अब भेड़िया बूढ़े सियार से कह रहा है कि हम ऐसे लोग हैं जो उनका बुरा करेंगे, हम उनको मार के खाते हैं, तो वे हमको क्यों चुनेंगे जाके, हैं। तो कहीं ज़िंदगी अपने को मौत के हाथ सौंप सकती है, मगर हाँ ऐसा हो सकता तो क्या बात थी। फिर भी कहता है भेड़िया कि हाँ लेकिन अगर ऐसा हो जाता तो वो बस फिर क्या बात थी, बहुत अच्छी बात थी, सारी चिंता ही दूर हो जाएगी अगर ऐसा हो गया तो। बूढ़ा सियार बोला, आप खिन्न मत होइए सरकार, एक दिन का समय दीजिए, कल तक कोई योजना बन ही जाएगी। मगर एक बात है, आपको मेरे कहे अनुसार कार्य करना पड़ेगा। तो अब जो बूढ़ा सियार है भेड़िए को दिलासा दिलाता है, उससे कहता है कि वो परेशान ना हो, मतलब वो दुखी ना हो, परेशान ना हो। एक दिन का उसने कहा कि एक दिन लगेगा, वो कोई ना कोई योजना ज़रूर बना लेगा। लेकिन साथ ही बूढ़े सियार ने भेड़िए से एक बात और कही कि आपको यहाँ पर किसके लिए आया है, भेड़िए के लिए। तो अब बूढ़ा सियार भेड़िए से कह रहा है कि आपको मेरे यहाँ पर किसके लिए आया, बूढ़े सियार के लिए। तो अब जो बूढ़ा सियार है वो भेड़िए से कह रहा है कि आपको मेरे कहे अनुसार कार्य करना पड़ेगा, मतलब जैसा जैसा मैं कहूँगा आपको वैसा ही करना पड़ेगा। मुसीबत में फंसे भेड़िए ने आखिर सियार को अपना गुरु माना और आज्ञा पालन की शपथ ली। अब क्योंकि भेड़िया ऑलरेडी मुसीबत में फंसा हुआ था, उसको समझ में नहीं आ रहा था क्या करा जाए, तो उसने सोचा कि चलो ठीक है, कोई और रास्ता तो है नहीं। उसने बूढ़े सियार को ही अपना गुरु माना और आज्ञा पालन की शपथ ली
और मतलब उससे कह दिया कि चलो ठीक है, जैसा तुम कहोगे मैं वैसा कर लूँगा। दूसरे दिन बूढ़ा सियार अपने 3 सियारों को लेकर आया। उनमें से उसने एक को पीले रंग में रंग दिया था, दूसरे को नीले में और तीसरे को हरे में। अब जब नेक्स्ट डे जो बूढ़ा सियार था वो अपने साथ 3 और सियार ले आया, और उसने क्या कर रखा था, जो 3 सियार थे उसमें से उसने एक को तो येलो कलर कर दिया था, दूसरे को उसने ब्लू से पेंट कर दिया था और तीसरे सियार को उसने ग्रीन में पेंट कर दिया था। भेड़िए ने देखा और पूछा, अरे ये कौन है? तो अब भेड़िया पहचान ही नहीं पाया, क्योंकि जो बूढ़ा सियार था उसने तीनों सियारों को कलर कर दिया था। तो भेड़िए ने जब उन तीनों सियारों को देखा तो उसने पूछा, अरे ये कौन है? बूढ़ा सियार बोला, ये भी सियार हैं सरकार, मगर रंगे सियार हैं। आपकी सेवा करेंगे, आपके चुनाव का प्रचार करेंगे। तो अब बूढ़े सियार ने बताया कि सरकार, मेरे मालिक, ये भी सियार ही हैं। मतलब यहाँ पे ये बताने की कोशिश करी जा रही है कि ये भी आपके चमचे ही हैं और ये भी आपके लिए ही काम करेंगे, आपकी सेवा करेंगे, आपके लिए ही काम करेंगे और आपके चुनाव का प्रचार करेंगे। मतलब जो इलेक्शन होने वाला है उसकी ये पब्लिसिटी करेंगे आपके लिए। भेड़िए ने शंका की, तो भेड़िए को डाउट लगा, मगर इनकी बात मानेगा कौन? ये तो वैसे ही छल कपट के लिए बदनाम है। तो भेड़िए ने कहा, एक बात बताओ, ये तो पहले से ही छल कपट के लिए बदनाम है, ये तो पहले से ही धोखेबाज हैं, तो इनकी बात कौन मानेगा? सियार ने भेड़िए का हाथ चूमकर कहा, बड़े भोले हैं आप सरकार। अरे मालिक, रूप रंग बदल देने से तो सुना है आदमी तक बदल जाते हैं, फिर ये तो सियार हैं। यहाँ पर आप किसके लिए आया है? भेड़िए के लिए। तो अब जो बूढ़ा सियार है वो भेड़िए से कह रहा है कि आप बहुत भोले हैं, आप बहुत सीधे हैं मालिक। अरे मालिक, रूप रंग बदल देने से तो सुना है आदमी तक बदल जाते हैं। तो अब यहाँ पर लेखक व्यंग करते हुए बताना चाह रहे हैं कि इंसान अपना पहनावा और जो बाहरी दिखावा है अगर वो बदल दे तो वह आसानी से धोखेबाजी करके अपनी इमेज बदल सकता है। तो फिर ये तो सियार हैं। और तब बूढ़े सियार ने भेड़िए का भी रूप बदला। तो अब तीनों सियारों का रूप बदलने के बाद बूढ़े सियार ने भेड़िए का भी रूप बदला। क्या करा उसने? मस्तक पर तिलक लगाया। तो अब इस बूढ़े सियार ने भेड़िए के मस्तक मतलब उसके फोरहेड पर टीका करा, गले में कंठी पहनाई, ऐसी कंठी जैसे जो सेंट लोग पहने रहते हैं वैसी कंठी पहनाई, और मुंह में घास के तिनके खोस दिए। मतलब अब बूढ़े सियार ने भेड़िए का रूप एक सेंट जैसा बना दिया और उसके मुंह में घास के मतलब ग्रास थोड़ी सी डाल दी, उसके तिनके कुछ खोस दिए। बोला, अब आप पूरे संत हो गए। तो उसने कहा कि अब तो आप बिल्कुल संत की तरह देखो लग रहे हो। अब भेड़ों की सभा में चलेंगे। उसने कहा, अब चलिए भेड़ों की, जहाँ भेड़ें खूब सारी गैदर हुई हैं वहाँ पर अब हम लोग चलते हैं, मगर 3 बातों का ख्याल रखना। तो अब बूढ़े सियार ने भेड़िए से कहा कि चलने से पहले मैं आपसे 3 बातें कह रहा हूँ, आपको इन 3 बातों का ध्यान रखना होगा। कौन कौन सी बातें? उसने कहा, आपकी हिंसक आँखों को ऊपर मत उठाना। यहाँ पर आपकी किसके लिए आए? भेड़िए के लिए। तो बूढ़े सियार ने भेड़िए से कहा कि आप अपनी इन वॉयलेंट आइज़ को ऊपर मत उठाना, मतलब इनको नीचे ही रखना, हमेशा ज़मीन की ओर देखना, हमेशा ग्राउंड पर ही देखना और कुछ बोलना मत। अब मतलब अपना मुंह बिल्कुल बंद रखना, नहीं तो भेड़ें समझ जाएंगी, भेड़ों को पता चल जाएगा और सब पोल खुल जाएगी, मतलब सारी सच्चाई पता चल जाएगी, भेद खुल जाएगा और वहाँ बहुत सी भेड़ें आएंगी। और अब तीसरी बात उसने कही कि वहाँ बहुत सी भेड़ें आएंगी, सुंदर सुंदर, मुलायम मुलायम,
तो कहीं किसी को तोड़ मत खाना। तो क्योंकि भेड़ियों को तो भेड़ें बहुत पसंद होती हैं, उनका खाना वो होता है, तो मांसाहारी होते हैं ना भेड़िए। तो अब उसने कहा कि देखो वहाँ बहुत सारी भेड़ें दिखेंगी, ठीक है, एकदम सॉफ्ट सॉफ्ट सी, मुलायम मुलायम सी, तो किसी को वहाँ पर ऐसा नहीं कि देखा तो किसी को मार कर खाने लग गए। तो उसने कहा वहाँ किसी को मारना नहीं। तो इसलिए को 3 बातें कौन सी थी? एक तो अपनी आँखों को ऊपर मत उठाना, हमेशा ज़मीन की ओर देखना। दूसरी कि कुछ बोलना नहीं, नहीं तो सब पोल खुल जाएगी, सारी सच्चाई पता चल जाएगी। और तीसरी कि वहाँ बहुत सारी भेड़ें आएंगी, लेकिन किसी को भी मार कर खाना नहीं। अब भेड़िए ने पूछा, लेकिन ये रंगे सियार क्या करेंगे, ये किस काम आएंगे? तो भेड़िए ने कहा, चलो ठीक है, जैसा तुम कह रहे हो वैसा मैं कर लूँगा, लेकिन एक बात बताओ, जो तुम ये 3 सियार लेकर के आए हो, एक को पीला, दूसरे को नीला और तीसरे को हरा, जो ये रंग करके लेके आए हो 3 सियार, ठीक है, ये क्या करेंगे, ये किस काम आएंगे? बूढ़ा सियार बोला, ये बड़े काम के हैं, आपका सारा प्रचार तो ये ही करेंगे, इन्हीं के बल पर आप चुनाव लड़ेंगे। तो अब बूढ़े सियार ने बताया कि ये बहुत काम के हैं। कौन लोग? ये यहाँ पर किसके लिए आया है? 3 रंगे सियारों के लिए। तो अब बूढ़ा सियार भेड़िए को समझा रहा है कि ये जो 3 रंगे सियार हैं, ये बहुत काम के हैं, आपका सारा प्रचार तो ये ही करेंगे। ये मतलब आपकी जो पब्लिसिटी है, जो आपका प्रचार है, ये यही करेंगे। कौन? ये 3 रंगे सियार ही करेंगे, इन्हीं के बल पर आप चुनाव लड़ेंगे। तब उसने उन तीनों सियारों के बारे में बताया कि कौन सा सियार किसको रिप्रेजेंट करेगा। तो उसने बताया, यह पीला वाला सियार बड़ा विद्वान है, विचारक है, कवि भी है, लेखक भी। यह नीला सियार नेता और पत्रकार है, और यह हरा सियार धर्म गुरु। बस अब चलिए। तो अब बूढ़े सियार ने भेड़िए को समझाते हुए कहा कि ये जो पीला सियार है, ये किस तरह की इसने वेशभूषा कर ली है अपनी, किसको रिप्रेजेंट करेगा? ये जो बहुत ही विद्वान लोग होते हैं, पोएट, लेखक, विचारक, यह उनको रिप्रेजेंट करेगा। और ये जो नीला सियार है, तो ये लीडर और जो पत्रकार होते हैं, जर्नलिस्ट होते हैं, ये उनको रिप्रेजेंट करेगा। और जो ये हरा सियार है, जिसको हरे से पेंट करा है, ये धर्मगुरु, मतलब जो रिलीजियस टीचर होते हैं ना, सेंट लोग, ये उनको रिप्रेजेंट करेगा। जरा ठहरो, भेड़िए ने बूढ़े सियार को रोका। कवि, लेखक, नेता, विचारक, ये तो सुना है बड़े अच्छे लोग होते हैं, और ये तीनों। बूढ़े सियार की बात सुनने के बाद भेड़िए ने कहा, अरे अरे रुको, जरा ठहरो, रुको। उसने कहा कि ये तुम बता रहे हो, ये कवि को रिप्रेजेंट करेगा, लेखक को रिप्रेजेंट करेगा पीला वाला, और जो नीला वाला सियार है ये नेता और पत्रकार को रिप्रेजेंट करेगा, और जो हरा वाला है ये धर्मगुरु को रिप्रेजेंट करेगा। तो उसने कहा ये तो बड़े अच्छे लोग होते हैं, लेकिन उसका मतलब था ये कहने का कि ये तीनों तो बहुत ही मतलब बदनाम लोग हैं, बेकार लोग हैं। तो बात काट कर सियार बोला। अब सियार ने पूरी बात सुनी भी नहीं भेड़िए की, उसने बीच में ही बोल पड़ा, ये तीनों सच्चे नहीं हैं, रंगे हुए हैं महाराज। अब चलिए, देर मत करिए। तो उसने कहा, महाराज, ये कोई सही के कवि, लेखक, नेता ये तो नहीं है, ये तो रंगे हुए हैं, मतलब बनावटी हैं, ये सच्चे लोग नहीं हैं। तो उसने कहा, अब देर मत करिए, चलिए। और वे चल दिए। आगे बूढ़ा सियार था, उसके पीछे रंगे सियारों के बीच भेड़िया चल रहा था। तो अब वे चल दिए। अब कौन कौन चल दिया? यहाँ पे वे किसके लिए आया है? यहाँ पर वे आया है भेड़िए के लिए, बूढ़े सियार के लिए, और तीनों रंगे सियारों के लिए आया है। तो आगे सबसे पहले आगे कौन चल रहा था? बूढ़ा सियार चल रहा था। उसके पीछे
रंगे सियारों के बीच में भेड़िया चल रहा था। अब भेड़िया की उसने कैसे वेशभूषा बदली थी बूढ़े सियार ने? उसने क्या करा था, भेड़िए के मस्तक पर तिलक लगाया था, टीका लगाया था, गले में एक कंठी मतलब एक माला पहना दी थी और मुंह में घास के तिनके खोस दिए थे, डाल दिए थे। धीरे धीरे चल रहा था। अब जो भेड़िया था धीरे धीरे चल रहा था, अत्यंत गंभीरता पूर्वक, मतलब बहुत ही सीरियस होकर चल रहा था, और सिर झुकाए हुए अपना विनय की मूर्ति, मतलब जैसे कि बहुत पोलाइट हो एकदम। तो अब जो बूढ़े सियार और जो 3 रंगे सियार थे, इन्होंने सबने मिल करके इस तरह से भेड़िए को लेकर के जा रहे थे, इस तरह से उसका इमेज बनाई कि पता नहीं वो कितना ग्रेट सेंट है, वो बहुत बड़ा संत है, इस तरह से उसकी इमेज बनाई। उधर एक स्थान पर सहस्त्रों भेड़ इकट्ठी हो गई थी उस संत के दर्शन के लिए, जिसकी चर्चा बूढ़े सियार ने फैला रखी थी। तो अब जो बूढ़ा सियार था उसने पहले से ही क्या कर रखा था, भेड़िए की पब्लिसिटी कर रखी थी, मतलब उसने पहले से ही बता रखा था कि एक बहुत महान संत हैं जो कि आए हुए हैं। तो अब सहस्त्रों भेड़ इकट्ठी हो गई, मतलब हजारों भेड़ इकट्ठी हो गई उस संत के दर्शन के लिए। तो भेड़ों ने सोचा चलो चल के देखते हैं कौन से महान संत आए हुए हैं। तो ये संत के रूप में कौन था, भेड़िया था, है ना, भेड़िया ही तो था ये। चारों सियार भेड़िए की जय बोलते हुए भेड़ों के झुंड के पास आ गए। अब ये जो चारों सियार थे कौन कौन, एक बूढ़ा सियार और जो 3 रंगे सियार थे, वो भेड़िए की जय बोलते हुए, उसके बारे में जयकारा लगाते हुए भेड़ों के झुंड के पास आ गए, मतलब जहाँ पर भेड़ों का क्राउड था वहाँ पर आ गए। बूढ़े सियार ने एक बार जोर से संत भेड़िए की जय बोली। भेड़ों में पहले से ही यहाँ वहाँ बैठे सियारों ने भी जय ध्वनि की। बूढ़े सियार ने बहुत जोर से संत भेड़िए की जय बोली, मतलब उसके बारे में जयकारा लगाया। तो अब भेड़ों में पहले से ही यहाँ वहाँ बैठे सियारों ने भी जय ध्वनि की। तो कुछ और सियार थे जिनको पहले से ही बूढ़े सियार ने भेड़ों के बीच में बैठा दिया था, जो कि भेड़िए के लिए काम कर रहे थे, उसकी जय जयकार करने लग गए। भेड़ों ने देखा तो वे बोली, अरे भागो, यह तो भेड़िया है। तुरंत बूढ़े सियार ने उन्हें रोककर कहा, भाइयों और बहनों, अब भय मत करो, भेड़िया राजा संत हो गया है। तो अब जैसे ही भेड़ों ने देखा तो वो सब तो भागने लग गई, लेकिन बूढ़े सियार ने उनको तुरंत रोका, बोली रुको रुको भाइयों और बहनों, भागो नहीं, अब भय मत करो, मतलब अब डरो नहीं, भेड़िया संत हो गया है। अब बूढ़ा सियार भेड़िए के बारे में बताने लग गया है कि ये तो बहुत, जो भेड़िया है ये राजा संत हो गए हैं, मतलब एकदम सेंट हो गए हैं, उन्होंने हिंसा बिल्कुल छोड़ दी है, मतलब इन्होंने वायलेंस बिल्कुल छोड़ दिया है, अब ये किसी को नहीं मारते, किसी को परेशान नहीं करते, बिल्कुल बदल चुके हैं, उनका हृदय परिवर्तन हो गया है। उनका यहाँ पर किसके लिए आया है, भेड़िए के लिए। तो अब बूढ़ा सियार भेड़ों को समझा रहा है कि जो भेड़िया है उसका हृदय परिवर्तन हो गया है, मतलब वह उनका दिल पूरी तरह बदल चुका है, वे अब किसी को परेशान नहीं करते हैं, वे आज 7 दिनों से घास खा रहे हैं। अब जो बूढ़ा सियार है वो भेड़िए के बारे में सब झूठी बातें बताने लग रहा है। क्या कह रहा है कि वे आज 7 दिनों से घास खा रहे हैं। वे यहाँ पर किसके लिए आए हैं, भेड़िए के लिए। तो बूढ़ा सियार बता रहा है कि आज 7 डेज से सिर्फ घास खा रहे हैं, ग्रास खा रहे हैं, रात दिन भगवान के भजन और परोपकार में लगे रहते हैं, मतलब दिन और रात अब ये बस भगवान की पूजा करते हैं और लोगों की हेल्प करता है। उन्होंने अपना जीवन जीव मात्र की सेवा में अर्पित कर दिया है। तो मतलब जो उसका अब अपना शेष जीवन है उसने जीव मात्र की सेवा में अर्पित कर दिया है, मतलब दूसरों की सेवा करने में लगा दिया है। अब वे किसी का दिल नहीं दुखाते, किसी का रोम तक नहीं छूते, किसी का रोम तक नहीं छूते, मतलब किसी को टच तक नहीं करते, किसी को मतलब जरा भी हानि नहीं पहुंचाते, नुकसान नहीं पहुंचाते। भेड़ों से उन्हें विशेष प्रेम है। उन्हें यहाँ पर किसके लिए आए, भेड़िए के लिए। तो बूढ़ा सियार ये सब किसके बारे में बता रहा है, भेड़िए के बारे में,
किसको बेवकूफ़ बना रहा है? भेड़ों को, शीप को बेवकूफ़ बना रहा है। तो कह रहा है कि भेड़ों से उन्हें विशेष प्रेम है, मतलब उन भेड़ों को तो ये बहुत प्यार करते हैं। इस जाति ने जो कष्ट सहे हैं उनको याद करके कभी कभी भेड़िया संत की आंखों में आंसू आ जाते हैं। तो अब बता रहा है इस जाति, यहाँ पे इस जाति किसके लिए आया है? भेड़ों के लिए। तो अब जो बूढ़ा सियार है वो बता रहा है कि जो भेड़ों ने कष्ट सहे हैं उनको याद करके कभी कभी जो भेड़िया है उसकी आंखों में आंसू आ जाते हैं, मतलब वो रोने लगता है। उनकी अपनी भेड़िया जाति ने जो अत्याचार आप पर किए हैं उनके कारण भेड़िया संत का माथा लज्जा से जो झुका है सो झुका ही हुआ है। मतलब भेड़िए को बुरा लगता है, जो भेड़ियों की कम्युनिटी है उसने भेड़ों पर मतलब शीप पर जो अत्याचार किया है, मतलब उनके साथ जो बुरा व्यवहार किया है उसके कारण से भेड़िया संत का, मतलब ये जो भेड़िया है इसका जो माथा है इसीलिए शर्म से झुका हुआ है। परंतु अब वे शेष जीवन आपकी सेवा में लगाकर तमाम पापों का प्रायश्चित करेंगे। तो अब ये कह रहा है कि जो भेड़िए का जो बचा हुआ जीवन है ये आपकी सेवा, आपकी मतलब यहाँ पर किसके लिए है? भेड़ों के लिए। तो अब कह रहा है कि जो भेड़िया है ये चाहता है कि जो इसका जो शेष जीवन है, जो इसका बचा हुआ जीवन है जितना भी, वो अब भेड़ों की सेवा में लगाना चाहता है और अपने पापों का प्रायश्चित करना चाहता है। आज सवेरे की ही बात है। अब और आगे बढ़ा चढ़ाकर भेड़े के बारे में बोलते हुए बूढ़ा सियार क्या कहता है? आज सवेरे की ही बात है कि एक मासूम भेड़ के बच्चे के पाँव में कांटा लग गया, तो भेड़िया संत ने उसे दांतों से निकाला, दांतों से। तो अब और एक झूठी कहानी बताता है बूढ़ा सियार भेड़िए के बारे में कि आज सवेरे ही, मतलब आज मॉर्निंग को ही, एक मासूम भेड़ के बच्चे, उसके पाँव में, उसके लेग में एक थॉर्न लग गया था, एक कांटा चुभ गया था। तो भेड़िया संत ने उसे दांतों से निकाला, मतलब अपने टीथ से उस कांटे को निकाला। पर जब वह बेचारा कष्ट से चल बसा, लेकिन क्योंकि उस बच्चे को, जो भेड़ का बच्चा था, उसको बहुत कष्ट हो रहा था, उसको बहुत दर्द हो रहा था, तो वह चल बसा, मतलब वह मर गया। तो भेड़िया संत ने सम्मान पूर्वक उसकी अंत्येष्टि क्रिया की। तो बताया कि जो भेड़िया है उसने उस भेड़ के बच्चे का अंतिम संस्कार किया। अब तो वे सर्वस्व त्याग चुके हैं, मतलब वे अपना सब कुछ त्याग चुके हैं, सब कुछ छोड़ चुके हैं। अब आप उनसे भय मत करें, मतलब अब आप उनसे डरे नहीं, उन्हें अपना भाई समझें। सब मिलकर बोलो संत भेड़िए की जय। भेड़िया जी अभी तक उसी गर्दन डाले विनय की मूर्ति बने बैठे थे, मतलब भेड़िया कुछ भी नहीं बोल रहा था। भेड़िया बिल्कुल चुपचाप इनोसेंट सा बना हुआ एकदम वैसे ही बैठा हुआ था। बीच में कभी कभी सामने की ओर इकट्ठी भेड़ों को देख लेते और टपकती हुई लार को गुटक जाते। तो भेड़िए का उन भेड़ों को खाने का मन कर रहा था, उसके मुंह में लार बन रही थी, सलाइवा आ रहा था उसके मुंह में, लेकिन वो क्या करता था, उस सलाइवे को घुटक जाता था, मतलब अंदर ले लेता था, लेकिन और चुपचाप बैठा रहता था। बूढ़ा सियार फिर बोला, भाइयों और बहनों, मैं भेड़िया संत से अपने मुखारबिंद से आपको प्रेम और दया का संदेश देने की प्रार्थना करता, पर प्रेमवश उनका हृदय भर आया है। वे गदगद हो गए हैं और भावातिरेक से उनका कंठ अवरुद्ध हो गया है, वे बोल नहीं सकते। तो अब क्या कह रहा है बूढ़ा सियार भेड़िए के बारे में? अब आगे बता रहा है कि मैं भेड़िया संत से कुछ बोलने को कहता, उनके सुंदर मुख से उनसे कुछ बोलने को कहता और आपको प्रेम और दया का वो कुछ संदेश देते, लेकिन प्रेमवश उनका हृदय भर आया है, वे गदगद हो गए हैं और भावातिरेक से उनका कंठ अवरुद्ध हो गया है, मतलब वो काफ़ी इमोशनल हो गए हैं, और जिसके कारण
कि उनका जो कंठ है, उनका जो थ्रोट है वो रुक गया है, वे बोल नहीं सकते, मतलब वे नहीं बोल पा रहे हैं, इतने ज़्यादा इमोशनल हो गए हैं। कितनी बड़ी बड़ी बातें बता रहा है बूढ़ा सियार भेड़िए के बारे में। आगे कहता है, आप इन तीनों रंगीन प्राणियों को देखिए। कौन से तीन रंगीन प्राणी? जो कि बूढ़ा सियार 3 रंगे सियारों को लेकर के आया था, पीले, नीले और हरे। तो अब उनके बारे में बता रहा है बूढ़ा सियार भेड़ों को। आप इन्हें ना पहचान पाए होंगे। तो अब कह रहा है, आप तो इन लोग को नहीं पहचान पाए होंगे। पहचाने भी कैसे? ये इस लोक के जीव तो है नहीं। अब ये जो बूढ़ा सियार है, तीनों रंगे सियारों के बारे में भेड़ों को बता रहा है। काफ़ी बढ़ा चढ़ा कर अब इनके बारे में भी बताएगा कि इस लोक के जीव तो है नहीं, मतलब ये कोई अर्थ के प्राणी तो है नहीं, ये तो स्वर्ग के देवता हैं। ये बता रहा है कि तो भगवान है ये लोग, जो हमें सदुपदेश देने के लिए पृथ्वी पर उतरे हैं। मतलब ये तो हेवन के गॉड हैं, मतलब ये गॉड हैं जो कि सदुपदेश देने के लिए, मतलब हमको ज्ञान की बातें बताने के लिए, अच्छी बातें बताने के लिए पृथ्वी पर उतरे हैं, मतलब अर्थ पर आए हैं। तो अब आगे बताता है बूढ़ा सियार, ये पीले विचारक हैं, कवि हैं, लेखक हैं। नीला जो है सियार, जो नीला रंगा सियार है, वो नेता है और स्वर्ग के पत्रकार हैं, मतलब जर्नलिस्ट हैं। और हरे वाले धर्मगुरु हैं, मतलब जो ग्रीन कलर में कलर है वो कौन है? वो सेंट है। अब भेड़ों को तो पता नहीं था, ये बूढ़े सियार ने इन तीनों सियारों को रंगा हुआ है। अब जो बूढ़ा सियार बताता जा रहा था, भेड़ें उसकी बात को मानती जा रही थी, सुनती जा रही थी। बूढ़ा सियार इस तरह अपनी बातों में भेड़ों को फंसा रहा था। अब कविराज आपको स्वर्ग संगीत सुनाएंगे। हाँ कवि जी। तो अब कविराज कौन है? कवि किसको बताया गया है? जो पीला रंगा सियार है उसको कवि बताया गया है। तो अब बूढ़े सियार ने कहा कि अब कविराज, मतलब जो पीला सियार है, वो आपको स्वर्ग का संगीत सुनाएंगे, मतलब हेवन का म्यूजिक सुनाएंगे। तो अब बूढ़े सियार ने पीले सियार की तरफ इशारा करते हुए कहा, हाँ कवि जी। पीले सियार को हुआ हुआ के सिवा कुछ और तो आता ही नहीं था। हुआ हुआ चिल्ला दिया। शेष सियार भी हुआ हुआ बोल पड़े। बूढ़े सियार ने आंख के इशारे से शेष सियारों को मना किया और चतुराई से बात को यूं कहकर संभाला, भाई कवि जी तो कोरस में गीत गाते हैं। पीले सियार को कुछ और तो आता नहीं था, वो जैसे उसने कहा कि गीत सुनाएंगे तो वो हुआ हुआ कहने लगा। तो हुआ हुआ चिल्ला दिया। कौन? पीला सियार। शेष सियार, जो बाकी सियार थे, वो सभी हुआ हुआ बोल पड़े। ऐसा कहा जाता है ना कि जब अगर एक सियार हुआ हुआ बोलता है तो क्या होता है, बाकी जो सियार होते हैं वो भी चुप नहीं बैठ पाते हैं, वो भी हुआ करने लगते हैं। तो वही हुआ कि शेष सियार भी हुआ बोल पड़े। अब जो दूसरे सियार थे सारे, वो भी सब हुआ बोलने लग गए। अब जो बूढ़ा सियार था उसने जल्दी से आँख का इशारा करा, उसे लगा कहीं भेड़ें समझ ना जाएं। तो उसने तुरंत आँख के इशारे से शेष सियारों को मना किया कि चुप हो जाओ। उसने मना करा कि बोलो नहीं, और चतुराई से बात को यूँ कहकर संभाला और बड़ी चालाकी से उसने कैसे बात को संभाला। उसने क्या कहा, भाई कवि जी तो कोरस में गीत गाते हैं, पर कुछ समझे आप लोग। उसने कहा कि भाई ये जो कवि जी हैं ये तो कोरस में गीत गाते हैं, आप लोग को तो ये समझ में आएगा नहीं, कैसे समझ सकते हैं। अरे कवि की बात सबकी समझ में आ जाए तो वह कवि काहे का। तो अब जो बूढ़ा सियार है वो भेड़ों से कह रहा है कि आपको इनकी बात तो समझ में नहीं आएगी। अपने मन से इसने बात बना दी कि पीला सियार यह कहना चाह रहा है कि जैसे स्वर्ग में भगवान हैं वैसे ही पृथ्वी पर भेड़िया। हे भेड़िया जी, हे भेड़िया जी महान, आप सर्वत्र व्याप्त हैं, सर्वशक्तिमान हैं। प्रातः आपके मस्तक पर तिलक करती है, सांझ को उषा आपका मुख चूमती है, पवन आप पर पंखा करती है और रात्रि आपकी ही ज्योति लक्ष्य लक्ष्य खंड होकर आकाश में तारे बनकर चमकती है। हे विराट, आपके आपके चरणों में इस शूद्र का प्रणाम। तो अब जो बूढ़ा सियार था बड़ी चालाकी से फिर से
बातें बनाते हुए बता रहा है कि जो कवि है, जो पीला रंगा हुआ कवि है, वो क्या कहना चाह रहा है। अपने मन से ही बातें बता रहा है। क्या कहना चाह रहा है कि आप सर्वत्र व्याप्त हैं, मतलब आप सब जगह हैं। आप यहाँ पर किसके लिए आया है? भेड़िए के लिए। तो बूढ़ा सियार कह रहा है कि पीला सियार जो है वो ये बताना चाह रहा है कि मतलब जो भेड़िया है वह सर्वत्र व्याप्त है, मतलब सब जगह है, सर्वशक्तिमान है, मतलब बहुत शक्तिशाली है। जो प्रातः आपके मस्तक पर तिलक करती है, मतलब जो मॉर्निंग होती है वो आपके माथे पर टीका करती है। सांझ को उषा आपका मुख चूमती है, मतलब जो इवनिंग में जो सूर्य की किरणें होती हैं वो जब आपके चेहरे पर पड़ती हैं, मतलब आपके दर्शन करती हैं। पवन आप पर पंखा करती है, हवा मतलब आपके लिए पंखा करती है। और रात्रि आपकी ही ज्योति लक्ष लक्ष खंड होकर आकाश में तारे बनकर चमकती है। और नाइट में आपकी ही ज्योति, मतलब जो आपके चेहरे का जो हेवनली ग्लो है वही लक्ष लक्ष खंड होकर, मतलब वो टुकड़े होकर आकाश में तारे बनकर चमकता है। हे विराट, मतलब हे ग्रेट पर्सन, आपके चरणों में इस क्षुद्र का प्रणाम, इस छोटे से कमजोर जीव का प्रणाम। फिर नीले रंग के सियार ने कहा। अब नीला सियार बोला, निर्बलों की रक्षा बलवान ही करते हैं, मतलब जो कमज़ोर लोग होते हैं उनको प्रोटेक्ट स्ट्रॉन्ग लोग ही कर पाते हैं। भेड़े कोमल हैं, निर्बल हैं। जो भेड़े हैं, जो शीप हैं, वो तो बहुत सॉफ्ट हैं, वीक हैं, अपनी रक्षा नहीं कर सकती। ये लोग अपने को प्रोटेक्ट नहीं कर सकती। भेड़िए बलवान हैं, मतलब वो स्ट्रॉन्ग हैं, इसलिए उनके हाथ में अपने हितों को छोड़ निश्चिंत हो जाओ, वे भी तुम्हारे भाई हैं। तो अब जो नीला सियार था वो भेड़ों को बताने लग गया कि तुम लोग तो कमज़ोर हो, अपना ध्यान नहीं रख सकती हो, अपने को प्रोटेक्ट नहीं कर सकती हो। भेड़िया तो स्ट्रॉन्ग है, तो अपनी रक्षा करने के लिए भेड़िए को चुन लो, वे तुम्हारे भाई हैं। कह रहा है मतलब अब ये बहुत अच्छे इंसान, ये तो तुम्हारे भाई हैं। आप एक ही जाति के हो, तुम भेड़ व भेड़िया, कितना कम अंतर है। अब देखो नीला सियार आगे कैसे और बेवकूफ़ बना रहा है, कैसे इन लोग का इनको मैनिपुलेट कर रहा है। कह रहा है आप एक ही जाति के तो हो, देखो तुम्हारी कम्युनिटी भी एकदम से एक ही सी है। तुम भेड़ व भेड़िया, मतलब तुम भेड़ हो और वो बस भेड़िया। देखो कितनी चालाकी से बातें कर रहा है, कितना कम अंतर है, मतलब कितना कम डिफरेंस है। और बेचारा भेड़िया व्यर्थ ही बदनाम कर दिया जाता है कि वह भेड़ों को खाता है। अब कह रहा है कि खाता तो कोई और है जाकर, अरे खाते और हैं, हड्डियां उनके द्वार पर फेंक जाते हैं, ये व्यर्थ बदनाम है। तो कह रहा है अब कि कोई और खाता है जाके, ये तो खाते नहीं हैं, ये तो बिल्कुल संत हो गए हैं। कौन? भेड़िया तो बिल्कुल संत हो गया है एकदम, ये किसी को परेशान नहीं करता, कुछ नहीं खाता। कोई और खाते हैं और जो हड्डियाँ होती हैं वो इनके द्वार, मतलब इनके दरवाजे पर आकर फेंक जाते हैं। ये व्यर्थ बदनाम होते हैं, मतलब ये फालतू में ही बदनाम होते हैं, इनका नाम बुरा होता है। तुम लोग तो पंचायत में बोल भी नहीं पाओगे। तुम लोग, यहाँ पर तुम लोग किसके लिए आया है? अब जो नीला सियार है वो कह रहा है कि तुम लोग तो पंचायत में बोल भी नहीं पाओगे, कि मतलब तुम लोग तो इतने वीक हो। भेड़ों के लिए कह रहा है कि तुम लोग तो बोल भी नहीं पाओगे। भेड़िया बलवान होते हैं, उसने कहा भेड़िया तो स्ट्रांग होते हैं, यदि तुम पर कोई अन्याय होगा तो डट कर लड़ेंगे। तो कह रहा है कि यदि तुम पर, मतलब भेड़ों से कह रहा है कि यदि तुम लोगों पर कोई अत्याचार होगा, तुम्हारे साथ कोई बुरा व्यवहार करेगा तो यह डट कर लड़ेंगे। इसलिए अपने हित की रक्षा के लिए भेड़ियों को चुनकर पंचायत में भेजो। तो अब भेड़ों का माइंड बदलने की कोशिश कर रहे हैं ये लोग। कह रहे हैं कि तुम क्या करो, किसको चुनो? भेड़ियों को ही चुन लो, क्योंकि ये बहुत स्ट्रांग है, ये तुमको बचा लेंगे। बोलो संत भेड़िया की जय। फिर से एक बार भेड़िया संत की जय जयकार लगाई। फिर हरे रंग के धर्मगुरु ने उपदेश दिया। अब जो हरे रंग का धर्मगुरु था उसने उपदेश दिया। अब हरे रंग के जो सियार था वह
किसको रिप्रेजेंट कर रहा था? वो धर्मगुरु को रिप्रेजेंट कर रहा था, जो सेंट होते हैं, है ना, उनको रिप्रेजेंट कर रहा था। तो अब उसने क्या बताया कि जो यहाँ त्याग करेगा वह उस लोक में पाएगा। मतलब जो यहाँ पर अपनी चीज़ों को त्याग करेगा, छोड़ेगा, वह उस लोक में मतलब कहना चाह रहा है कि वो हेवन में जाकर वहाँ पे पाएगा। जो यहाँ दुख भोगेगा वह वहाँ सुख पाएगा। मतलब जो धरती पर, यहाँ मतलब कहाँ, जो धरती पर कष्ट सहेगा, दुख भोगेगा, वह वहाँ सुख पाएगा। मतलब वो हेवन में जाकर सुख पाएगा। जो यहाँ राजा बनाएगा वह वहाँ राजा बनेगा। जो अर्थ पर राजा बनाएगा यहाँ पर किसी और को, वो क्या होगा? वहाँ राजा बनेगा, वो खुद हेवन में राजा बनेगा। जो यहाँ वोट देगा वह वहाँ वोट पाएगा। जो यहाँ वोट देगा उसको वहाँ, मतलब हेवन में लोग उसको वहाँ पर वोट देंगे। इसलिए सब मिलकर भेड़िए को वोट दो। इसलिए कह रहा है कि अब तुम सब भेड़े मिलकर भेड़िए को वोट दे दो। वे दानी हैं, मतलब वो तो बहुत देने वाले हैं, परोपकारी हैं, दूसरों पर मतलब उपकार करने वाले हैं, हेल्प करने वाले हैं, संत हैं, मतलब सेंट हैं। मैं उनको प्रणाम करता हूँ, मतलब मैं उनको नमस्कार करता हूँ। तो अब देखो ये सेंट किस तरह से भेड़ों के हृदय को, भेड़ों के मन को मैनिपुलेट कर रहा है। कह रहा है कि वो वोट भेड़िए को दें। यह एक भेड़िए की कथा नहीं है, यह सब भेड़ियों की कथा है। अब यहाँ पर जो राइटर हैं वो व्यंग करते हुए कहते हैं कि यह एक भेड़िया, जैसे कि जो भेड़िया है वो नेताओं को रिप्रेजेंट कर रहा है। तो लेखक यहाँ पर यह कहना चाह रहे हैं कि यह एक नेता की बात नहीं है, यह एक नेता की स्टोरी नहीं है, सभी भेड़ियों की कथा है। जो सभी भ्रष्ट नेता हैं उनका सभी का ही यह हाल है। सब जगह इस प्रकार प्रचार हो गया और भेड़ों को विश्वास हो गया कि भेड़िए से बड़ा उनका कोई हित चिंतक और हित रक्षक नहीं है। तो बूढ़े सियार और जो 3 रंगे सियार थे, इन सब लोगों ने मिलकर के भेड़ों को यह विश्वास दिला दिया, यह उनके दिमाग में बात डाल दी कि वो इतनी कमज़ोर हैं, वो अपना ध्यान खुद नहीं रख सकती हैं, और जो भेड़िए हैं वो बहुत अच्छे हैं और बहुत बलवान हैं और वो उनकी रक्षा कर सकते हैं। और जब पंचायत का चुनाव हुआ तो भेड़ों ने अपनी हित रक्षा के लिए भेड़ियों को चुना। अब जब इलेक्शन हुए तो भेड़ों ने, जो शीप थे, उन लोगों ने अपनी रक्षा के लिए किसको चुना? भेड़ियों को ही चुना, मतलब वुल्व्स को ही चुना, मतलब उनको ही सेलेक्ट किया। और पंचायत में भेड़ों के हितों की रक्षा के लिए भेड़िए प्रतिनिधि बनकर गए। तो अब पंचायत में भेड़ियों के हितों की रक्षा करने के लिए, मतलब भेड़ों की, शीप की भलाई के लिए, प्रोटेक्शन करने के लिए कौन रिप्रेजेंटेटिव बनकर गए? भेड़िए रिप्रेजेंटेटिव बनकर गए। और पंचायत में भेड़ियों ने भेड़ों की भलाई के लिए पहला कानून यह बनाया। जो वुल्व्स थे उन लोगों ने भेड़ों की भलाई के लिए, मतलब शीप की भलाई के लिए जो फर्स्ट लॉ बनाया, वह क्या बनाया? हर भेड़िए को सवेरे नाश्ते के लिए भेड़ का एक मुलायम बच्चा दिया जाए। मतलब हर भेड़िए को मॉर्निंग में ब्रेकफास्ट के समय शीप का एक मुलायम बच्चा दिया जाए। बताओ क्या लॉ बनाया जीतने के बाद? दोपहर के भोजन में एक पूरी भेड़ तथा शाम को स्वास्थ्य के ख्याल से कम खाना चाहिए, इसलिए आधी भेड़ दी जाए, मतलब हाफ शीप दी जाए। मतलब भेड़ियों ने सत्ता में आते ही जो नियम बनाया, उसमें जो बेचारी भेड़ें थी वो पिसने वाली थी, मरने वाले थे। तो यहाँ पर हमने देखा कैसे सियारों ने भेड़िए की झूठी पब्लिसिटी करके उसको अच्छा दिखाकर, भोली भाली जो भेड़ें थी, जो भोले भाले जानवर थे, पशु थे, उनको बेवकूफ़ बनाया और
भेड़ियों को जितवा दिया। तो यहीं पर हमारी कहानी समाप्त होती है। फिर मिलेंगे एक नई कहानी के साथ। थैंक यू।